वेनेजुएला जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कहलाया जाता है, जिसके पास 303 बिलियन बैरल्स का एक स्टॉक, लेकिन फिर भी वहां के लोग इकोनॉमिकली और सोशली इंस्टेबल क्यों हैं? वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना कमजोर क्यों है? और यूएसए के पीछे का राज क्या था हमला करने का, जो रातों रात वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो को उन्हीं के रेसिडेंस से और उनकी वाइफ को उठाकर लेकर आ और न्यूयॉर्क शिफ्ट करा। और आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग भी हेल्ड होने वाली है कि इसके आगे क्या स्टेप लिया जाएगा, ऑयल पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, यूएस अपनी पावर क्यों इतना दिखाना चाह रहा है, इन सब चीजों के बारे में आज वाले सेशन में बात करेंगे। तो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका आज वाले सेशन में। यूएस अपनी पावर दिखाना चाह रहा है या फिर इसको हम लोग आज की डेट में जो हम लोग ट्रेडिशनल वॉर बोलते हैं कि जो गोला बारूद तोपों से लड़ाई होती है, लेकिन आज क्या हिस्टोरिक में जैसे लड़ाई होती थी कि तेल के ऊपर युद्ध, क्या वो आज भी देखा जा रहा है? तो पहले थोड़ा सा एक पीछे की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो यूएसए ने एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करा था, एक महीने पहले ही वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा था कि कैसे मडुरो का उन्होंने रेसिडेंस बिल्कुल रेप्लिका बनाया था, बिल्कुल डुप्लीकेट बनाया था, जिसके ऊपर मिलिट्री अपना प्रैक्टिस कर रही थी। और जिस दौरान में टाइम आया था तो 11:59 पर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रे सिग्नल दे दिया 150 एयरक्राफ्ट को वेनेजुएला में एंटर करने का। सबसे पहले उनका बेस एयर बेस जो है उसे उड़ाया गया, उसके बाद रेसिडेंस में गए और उनको उठाकर, और जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है उनको उठाकर वो यूएसए लेकर आ गए। शक क्या था, किसके मुताबिक लेकर आए थे और क्यों लेकर आए थे? क्योंकि यूएसए का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इनका इन्वॉल्वमेंट ड्रग पैडलिंग में ज्यादा था, ड्रग ट्रैफिकिंग में ज्यादा था, और हम इनको बोलते रहते, इनको मना करते रहे, लेकिन फिर भी कैरिबियन सी में ये ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू मैक्सिको के थ्रू यूएसए में एंटर कर रहे थे, जिसकी वजह से यूएसए के जो सिविलियंस है काफी लंबे दौर से काफी हैम्पर भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड आज भी शौक है। लगता तो मूवी की तरह है ये सिनेरियो कि आना और इतने इजीली और आधे घंटे में ये ऑपरेशन खत्म भी कर देना, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेना। आप सोचो खुद कि आप सुबह उठे हो और आपको न्यूज आ रही है कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति है उनको उठा के कोई दूसरा देश लेकर चला गया, किडनैप कर लिया। कहां गई सिक्योरिटी? इतना बड़ा क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर देश पे। अब यूथ जो है वेनेजुएला का वो रोड पर आके वो प्रोटेस्ट कर रहा है, जहां पर वो मडुरो जो उनका राष्ट्रपति है उसकी वापसी की मांग कर रहा है। लेकिन वेनेजुएला मैटर क्यों करता है? वेनेजुएला के पास सबसे लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है पूरे इस भारत में, 303 बैरल्स हैं, जो सऊदी अरेबिया, हमें ऐसा लगता है कि जो अरब कंट्रीज हैं उनके पास ज्यादा ऑयल है, लेकिन वेनेजुएला के पास ज्यादा भारी मात्रा में, क्योंकि इनका मेन रेवेन्यू जनरेशन जो है वो ऑयल ही है। बोला जाता है इनका जो ऑयल है थोड़ा सा थिक है बाकी अरब ऑयल से, तो रिफाइन करने में ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन इतने बैरल्स है तो फिर ये इजीली दूसरी कंट्रीज चीप में इनसे ऑयल खरीद लेती है। और ज्यादातर जो ऑयल खरीदती थी वो चाइना हो गया, रशिया हो गया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो गई हैं, वो अभी देखते हैं। फिर बाद में ये वाली चीज देखे गए थे कि धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन जो है 2019 के बाद कोलैप्स हो गया। क्यों कोलैप्स कैसे हो गया? कि 1 मिलियन बैरल पर डे बदल गया इनकी, फिर एकदम से कोलैप्स हुआ क्योंकि बीच में यूएसए घुस गया। यूएसए ने 2019 में वेनेजुएला के ऊपर लगा दिए थे सैंक्शंस, इसकी वजह से बहुत ही भारी मात्रा में इनको अफेक्ट हुआ था, इनकी प्रोडक्शन में अफेक्ट हुआ था और इनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि मेजर जो इनका प्रोडक्शन, मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन है जिस पर देश चलता है वो ऑयल ही है सिर्फ। अब अगर आप देखोगे कि अगर ऑयल ही है, मैनेजमेंट में सिर्फ ऑयल ही है, रिफाइनरीज ही है, तो करप्शन ज्यादा, क्योंकि सरकार के पास बस एक ही ऑप्शन है करप्शन करने का, वो भी ऑयल। फिर उसके बाद यह भी देखा गया था कि 40% जो जनरेशन काम कर रही थी, जो स्किल्ड लेबर काम कर रही थी, उनको 40% को निकाल दिया गया था। ये समझ लो कि आधी पॉपुलेशन को तुमने अनएम्प्लॉयड कर दिया और उसकी जगह जो गवर्नमेंट के खुद के आदमी थे उनको नौकरी कर दिया, जिसकी वजह से सामाजिक तौर पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ऑयल एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि 60 से 90% जो है गवर्नमेंट की इनकम इसी से ही आती है। लेकिन ऑयल प्राइस क्रैश हो गए थे क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिया था 2019 में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ही अलग लेवल पे बढ़ गया था, बहुत अलग लेवल पे, कि वो कंट्रोल करने के लिए वेनेजुएला में पैसे अंधाधुंध छापे जा रहे थे, जहां पे पैसे उड़ाए जा रहे हैं।
कि लोगों के पास एटलीस्ट पैसा तो पहुंचे। और ये यूएसए को ट्रिगर क्यों करा, मेन चीज क्या थी, यूएसए ये बोल रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उनका ड्रग ट्रैफिकिंग में और करप्शन में बहुत लंबा हाथ था। लेकिन अंदर अगर हम रीजन देखेंगे तो रीजन ये था कि यूएसए का लैटिन अमेरिका में इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम था। ऑयल जो खरीदे जा रहे थे वो अपनी ही करेंसी में खरीदे जा रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम हो रहा है। मेजर फैक्टर था कि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं इनस्टेबल होता दिखाई दिया। और वेनेजुएला का ऑयल के थ्रू चाइना से ज्यादा अच्छी से दोस्ती कर लेना, क्योंकि अगर चाइना से अच्छी दोस्ती होगी, रशिया से अच्छी दोस्ती होगी, तो कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करोगे कि यूएसए के जस्ट बिल्कुल जड़ में वेनेजुएला, मैक्सिको आ गया उसके नीचे वेनेजुएला आ गया, तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का डोमिनेंस भी यूएसए के बिल्कुल पास। अगर रशिया और चाइना साथ मिल जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है तो बहुत आसान हो जाएगा इजीली इंपैक्ट करना है यूएसए को। इसलिए यूएसए को इस चीज के भी डर लगा। ऑयल मार्केट में ये रिएक्शन आया कि जब इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा। प्राइसेस स्पाइक नहीं हुए हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुई है। और वेनेजुएला का वैसे भी जो आउटपुट है वो 1% है पूरे ग्लोबल सप्लाई का, और सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं है, और भी कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल सप्लाई वो करते हैं। बैरन हो गया, ब्राजील हो गया, गुयाना हो गया। अब काफी सारी प्लस जो है वो क्या कर रही है कि रेट को नीचे ला रही है, जिससे कि उससे तेल खरीदा जाए और उसकी वजह से वो सप्लाई ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो दूसरी कंट्री को ज्यादा इफेक्ट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर भी दिखा रहा है अरब कंट्रीज में कहीं ना कहीं डर दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने चाहे आप इराक ले लो, चाहे आप लीबिया ले लो, उनकी सिचुएशन देखिए कैसे यूएस ने इंटरव्यू करा था उनकी सिचुएशन, और फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई थी, धीरे धीरे सामाजिक तौर पर लोग माइग्रेट करने लग गए थे, और फिर धीरे धीरे आपने देखोगे कि यूएस अपना पैर वहां पे दिखा रही है। तो ये वाली चीज डरने की उनकी बिल्कुल लाज नहीं। अरब यूएसए का ये प्लान है कि अगर बाई चांस वहां पर कोई भी इलेक्शन नहीं होता, अभी तो वैसे वहां के कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया इंडिया, ठीक है। अब क्या यूएसए ये चीज कह रहा है कि जब तक वहां की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ये समझ लो कि वेनेजुएला में तो ऑयल सेक्टर है, उसको हम यूएसए बोल रहे हैं कि उसको आप लोग लिमिट करेंगे, बट ये कह रहे हैं बहुत ही तगड़े लेवल पर डिस्ट्रॉय है, इन लेवल को बाहर निकाल देंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उसने ये चीज सोची कि पूरा मैं वेनेजुएला के ऑयल पे कब्जा कर लूं और एटलीस्ट अपना जो कर्जा है उसको मैं कम करूं। इतना पैसा नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, इतना ये बात जियोपॉलिटिक्स पर ये इम्पैक्ट आ रहा है कि काफी सारी कंट्रीज होगी, तो यूनाइटेड नेशंस हो गई है, काफी सारी कंट्रीज ये बोलेंगे इंटरनेशनल जो लॉ है वो ब्रीच करा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, और भी यूरोपियन लीडर और भी कंट्रीज हो गई जो इस जो एक्शन यूएसए में दिखाया कंडेम्ड शो कर रही है। कहीं ना कहीं ये दिखा रही है यूएसए ने बहुत बड़ी गलती करी कि कोई भी लॉ नहीं, वही जज बन रहा है, वही न्याय कर रहा है, हर चीज जो कर रहा है कर रहा है, उसको बोलने के लिए कोई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज जो है, नाटो नेशन जो है, वो थोड़े सा क्योंकि वो यूएसए के है, तो उनको ऑयल सप्लाई मिल जाएगी और अच्छे चीप रेट पे मिल जाएगी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉर्ड ऑफ हो सकता है कि ऑयल पर पूरा का पूरा कंट्री का रेवेन्यू बेस्ड है, कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सिर्फ ऑयल की वजह से मिलियंस जो है लोग ऑलरेडी माइग्रेट करना स्टार्ट करके और बहुत सारी कंट्रीज आ रही है। अगर आप ये बॉम्बार्ड करा था, जब यूएस ने बॉम्बार्ड करा था, उसकी वजह से 10-10 लोगों की डेथ होती है, ऐसा होता है कि
और जैसा भी रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई है वैसे यूएसए और जो सदर्न अमेरिका है वो लड़ाई। इंडिया का ये पर्सपेक्टिव है कि इंडिया और वेनेजुएला ट्रेड जो है अब थोड़े से कम हो रहे हैं, सबसे वहां पे सही से नजर आ रहा है। इंडिया ने वहां पे इन्वेस्ट किया, वेनेजुएला ने इन्वेस्ट किया और इंडिया जो है सोच करता है सोच बहुत पहले, लेकिन अब नहीं करता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यूएसए से थोड़ा सा अच्छा हाथ बनाए रखना चाह रहा है। क्योंकि अगर आप ये देखोगे जो भी वेनेजुएला से पूछती कर रहा है उसके पास कोई मिनरल कोई और ऑयल, लेकिन इंडिया का भी अब इतना ज्यादा कोई वास्ता है नहीं, लेकिन कुछ ऑयल कंपनी इंडिया वेनेजुएला अगर सैंक्शंस थोड़े से कम कर देता यूएस अब जैसे यूएस एंटर कर गया है जिसकी वजह से वहां से भी वो पैसे डोनेट करते तो भारत को भी अब मेन चीज है कि क्या आज ऑयल या फिर यूएस अपनी पावर ही दिखाना, यह सबसे ये दिखाना चाह रहा है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ आवाज बात नहीं मानी तो तुम सब एक प्रेसिडेंट एक कंट्री को दूर करता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप यूएस जो है वैसा होता रहेगा, वैसे होता रहेगा। इंटरनेशनल लॉज जो बनाए गए बाकी कंट्रीज को कानून के मुताबिक करने के लिए क्या उनका भी अब कोई मायने नहीं रहेगा। यूएस का पावर तो बाकी कंट्रीज आगे क्या इम्पैक्ट देंगे, क्या होगा, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, किस सिनेरियो में ये डायरेक्शन जा रहा है और किस सिनेरियो में ये कंट्रीब्यूट अपने लेवल पर आपकी अपनी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा या फिर आपको इस पॉलिसी काफी अच्छी लगी है तो फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे फॉर टुडे और तो मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बाय बाय एंड